पूरा वीडियो एनसीईआरटी पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलती है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मैं एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समझाने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि आपको इसके लिए पार्ट 1, 2 ऐसे करके जो ढूंढने की जरूरत पड़ती थी वो अब नहीं पड़ेगी। आप एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समझ सकते हैं। हालांकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आइए हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए और समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। इस अध्याय में हम लोग 3 तरह के वर्गीकरण पर चर्चा करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक के आधार पर, तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, आर्थिक क्रिया के आधार पर इसका वर्गीकरण होगा। दूसरा, रोजगार नियोजन के आधार पर 2 तरह से होता है, संगठित और असंगठित। और स्वामित्व के आधार पर 2 तरह के क्षेत्रक होते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। इन्हीं 3 वर्गीकरण को इस अध्याय में पूर्ण रूप से समझने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में क्रमशः खेती, उद्योग और बैंक और व्यापार किस प्रकार से आते हैं। उसी प्रकार से 2 तरह के श्रमिकों किस प्रकार से होता है, एक संगठित और असंगठित। और असंगठित श्रमिकों को सुरक्षा की जरूरत क्यों है, इस पर भी विचार करेंगे। और फिर हम लोग सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक पर विचार करेंगे और सरकार को क्यों सार्वजनिक क्षेत्रक को बढ़ावा देना चाहिए, इस पर भी विचार करेंगे। इस वीडियो के अंतराल में आप समझिएगा जीडीपी क्या होता है और फिर आप इस वीडियो के बीच में ही समझिएगा कि अंतिम वस्तु की गणना किस प्रकार से करते हैं और अंतिम वस्तु क्या होता है। तो ये सारी चीज को, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग आर्थिक कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं और हम लोग समझते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक क्या होता है। यहाँ पर फोटो आपको दिख रहा होगा, इस किनारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में लिखा हुआ ऊपर में प्राथमिक क्षेत्रक, फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ द्वितीय क्षेत्रक और यहाँ पर लिखा हुआ है तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और उसका उपयोग करके हम लोग वस्तु का उत्पादन करते हैं। याद रखिएगा, वस्तु का उत्पादन करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में और इसीलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या फिर प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। यानी सामान्य शब्दों में जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में हम लोग कृषि से जुड़े हुए कार्य या फिर डेयरी या फिर खनन कार्य आदि सम्मिलित है। इसे हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं क्योंकि इसमें अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य ये सारे चीजों से प्राप्त होते हैं या फिर वनों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो यह था प्राथमिक क्षेत्रक, बहुत ही आसान शब्दों में। आइए अब हम लोग दूसरे क्षेत्रक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है द्वितीय क्षेत्रक। और द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का उत्पाद नहीं किया जाता, जबकि प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पाद करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं, यानी कि उसी उत्पाद का जो प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पाद मिलता है उसको फिर से तैयार करते हैं, यानी विनिर्माण का कार्य होता है और इसको अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं को हम लोग आटा में परिवर्तित करते हैं, ना कि गेहूं बनाते हैं। अगर गेहूं का उत्पादन नहीं होगा तो कोई भी फैक्ट्री उसे आटे में परिवर्तित नहीं कर सकेगा। तो ये एक कार्य है विनिर्माण का। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का अगला कदम है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक पहला कदम है और उसके बाद का दूसरा कदम कौन सा होता है, द्वितीय क्षेत्रक। और यहाँ पर प्राकृतिक उत्पाद नहीं होता है, यानी कि प्रकृति से उत्पाद नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। जैसे कि अगर किसी फैक्ट्री में कपास से कपड़े बन रहे हैं या धागा तैयार किया जा रहा है तो उसमें कपास को तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि कपास को प्राथमिक क्षेत्र से लाया जाता है और फिर कपास से धागा बनाया जाता है। यह प्रक्रिया कहाँ पर होता है, खेतों में नहीं होता है, बल्कि ये कारखानों में होता है या किसी कार्यशाला में होता है या फिर घरों में भी हो सकता है।
इसीलिए चूंकि ये सारे काम उद्योगों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं। तो ये था द्वितीय क्षेत्रक के विषय में जानकारी, जो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया। अब आइए तृतीय क्षेत्रक के विषय में चर्चा करते हैं। तृतीय क्षेत्रक वस्तुओं को स्वतः उत्पादन नहीं करती। यहां पर गौर कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में वस्तु का उत्पादन हो रहा था। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक में वस्तु का उत्पादन हो रहा था, द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण हो रहा था, बल्कि तृतीय क्षेत्रक में किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। ये क्या करता है? उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करता है, याद रखिएगा। अब आपको ये क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान के चलिए कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए या फिर उन तक पहुंचाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ सकती है? हमको ट्रकों की जरूरत पड़ सकती है, हमको ट्रेनों की जरूरत पड़ सकती है। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो क्या एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान अगर ट्रक पर ले जाते हैं, अगर मान के चलिए कि मेरे पास 1000 किलो गेहूं है और उस गेहूं को हम किसी एक स्थान से, जैसे झारखंड से मैं लेके जाता हूं उत्तर प्रदेश, तो क्या 1000 किलो बीच रास्ते में 2000 हो जाएगा? नहीं होगा। ये 1000 था तो गेहूं 1000 किलो ही रहेगा। इसका मतलब किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता, बल्कि सहायता करता है। कौन? तृतीय क्षेत्र। ये बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बताया। यहाँ पर समझने वाली बात है कि चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करता है, यानी कि वस्तु का निर्माण नहीं करता बल्कि सेवा देता है, ये सेवा प्रदान करता है, और इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो ये 3 क्षेत्रक हमने पढ़ा। अब आइए तीनों क्षेत्रकों से कुछ उदाहरण पर चर्चा करते हैं कि ये उदाहरण किस में जाना चाहिए और इसका कारण क्या है। जैसे कि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक लिखा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्रक में मछुआरा जो है प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है क्योंकि मछुआरा जो है किसी भी प्रकार का विनिर्माण नहीं करता है, बल्कि मछलियों को पकड़ता है प्राकृतिक संसाधनों में से। जैसे कि मछली प्राकृतिक संसाधन है और पानी भी प्राकृतिक संसाधन है, तो इस प्रकार से मछुआरा प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाता है। फूल की खेती करने वाला भी किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि फूल एक प्राकृतिक उत्पाद है। और अगर फूल की खेती करने वाला है तो माली भी किस में आ जाएगा? देखिए, माली अगर माला तैयार करता है तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन अगर माली क्या करता है? पेड़ पौधों की देखभाल करता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे की देखभाल करना एक प्रकार का प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन अगर माली जो है माला तैयार करता है, यानी कि प्राकृतिक उत्पाद को विनिर्माण करता है, तो वो किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल माली लिखा था तो मैंने प्राथमिक क्षेत्र में लिख दिया। अगर माला तैयार करने वाला रहता तो यहाँ पर हम लिख देते। अब आपके अनुसार जो लगता है, अगर माली माला तैयार करता है तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, और अगर माली पेड़ पौधे की देखभाल करता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। एक दूध विक्रेता की बात करते हैं, दूध जो बेचता है, तो दूध विक्रेता किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि दूध गाय से प्राप्त होता है और गाय एक प्रकार का प्राकृतिक उत्पाद देता है, और इसीलिए किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन अगर दूध से कोई वस्तु बनाता है, जैसे कि दूध से रसगुल्ला बनाता है, मिठाइयां बनती है, दूध से अलग अलग प्रकार की मिठाइयां बनता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में जैसे कि दर्जी, दर्जी क्या करता है? कपड़े से कह सकते हैं पैंट शर्ट तैयार करता है, तो इस प्रकार से वो विनिर्माण एक प्रकार का उद्योग का काम कर रहा है, मशीन का प्रयोग कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र का जाएगा। टोकरी बुनकर, देखिए टोकरी बुनने वाला भी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, टोकरी बुनता है जो भी, अगर वो बांस की टोकरी बनाता है तो बांस एक प्रकार का प्राकृतिक उत्पाद है, लेकिन प्राकृतिक उत्पाद को वो विनिर्माण करता है, वो टोकरी बना देता है प्राकृतिक उत्पाद का, और इसीलिए ये किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। दिया सलाई कारखाना, देखिए कारखानों में मशीन का प्रयोग होता है, और जहां पर उद्योग की बात आती है वो किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। पुजारी किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि ये सेवा प्रदान करता है, और इसीलिए ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। उसी प्रकार से महाजन अगर किसी को कर्ज देता है तो वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, तो ये भी किस में आ जाएगा? आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। कुरियर पहुंचाने वाला भी किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि ये सेवा प्रदान करता है, और इसीलिए किस में आ जाएंगे? आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये हमने कुछ उदाहरण भी आपको बताए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में क्या बातें आनी चाहिए। अब आइए इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना करते हैं कि कौन सबसे बेस्ट है, कौन सबसे अच्छा है, और किस पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और कौन सा ऐसा क्षेत्रक है जहां पर रोजगार हमें ज्यादा मिल सकता है।
देखिए, तीनों क्षेत्रकों की तुलना करने से पहले हमें दो शब्द समझना होगा। पहला जो शब्द है उसका नाम है जीडीपी, और जीडीपी आप शब्द सुने ही होंगे, और जीडीपी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस शब्द को कह सकते हैं जानना होगा, और इस जीडीपी को समझने से पहले हमें अंतिम वस्तु समझना होगा। अंतिम वस्तु क्या होता है, तो ये दोनों शब्द हम लोग पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे, इस तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे कि इस तीनों में से बेहतर कौन है। तो आइए सबसे पहले ये दोनों शब्द समझते हैं, तथ्य पर विचार करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की जो है ना विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना कैसे करेंगे, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, ये दो प्रश्न है। इन दोनों प्रश्न क्या कहता है इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना जो है असंभव कार्य है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक इतनी सारी वस्तुएं बनाती है, इतने सारे सेवाओं का निर्माण करता है कि उसका गणना करना जो है ना बहुत ही जटिल कार्य है, लगभग लगभग असंभव कार्य लगता है। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया, इस समस्या का समाधान किया, और अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्यों का उपयोग कीजिए। अर्थात अगर हमने चार वस्तुओं का निर्माण किया है, तो ये चार वस्तु को नहीं गिनेंगे बल्कि इसका मूल्य गिनेंगे। अगर इस वस्तु का मूल्य 5 रुपया है तो इसका वास्तविक मूल्य 5 रुपया हो गया। अगर इसका 10 रुपये है तो 10 रुपये, अगर इसका 25 रुपये है तो 25 रुपये, और इस वस्तु का 7 रुपये है तो 7 रुपये। इस प्रकार से हम 1 2 3 4 वास्तविक संख्या का काउंट नहीं करेंगे, गिनती नहीं करेंगे। हम लोग इसका जो मूल्य है वह गिनती करेंगे, उसके मूल्यों का उपयोग करेंगे। इस लाइन का मतलब यह था। अब आइए अंतिम वस्तु को समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। एक किसान का उदाहरण लेते हैं। एक किसान क्या करता है, किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलो, ठीक है ना, प्रति किलो की दर से गेहूं बेचता है। अब मिल गेहूं की पिसाई होती है, मिल में जैसे कि गेहूं की पिसाई होती है, और उसे बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। पहले गेहूं की कीमत 8 रुपये थी, लेकिन जैसे ही वो आटा में परिवर्तित हो गया उसका कीमत 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, और उसने बिस्कुट कंपनी को बेच दिया। अब बिस्किट कंपनी क्या करती है, उसमें चीनी मिलाती है, तेल मिलाती है, और भी आवश्यक जो भी वस्तुएं है उसे मिलाता है, और वह बिस्किट के 4 पैकेट तैयार कर देता है, और फिर वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में बेचता है, यानी 15 रुपये प्रति पैकेट की दर से। तो यहाँ से अंतिम वस्तु क्या बना, बिस्किट बना, ना ही आटा था ना ही गेहूं था, अंतिम वस्तु बिस्किट था, यानी कि अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद हो गया। अब अगर आपसे पूछेगा अंतिम उत्पाद या अंतिम वस्तु की परिभाषा, तो इसका उत्तर होगा वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है उसे अंतिम वस्तु या अंतिम उत्पाद कहते हैं। यानी जो उपभोक्ता तक पहुंचा, यानी कि जो उसे उपभोग करेगा वहां तक जो पहुंचा उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। अब आइए इस अंतिम वस्तु को समझने के बाद कुछ जो सवाल आपके मन में आता है उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की ही गणना क्यों करें? हम क्यों अंतिम वस्तु की गणना करें, आटे और गेहूं की गणना क्यों नहीं करें? क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल है। अर्थात अब अगर गेहूं की बात करें या आटा की बात करें, तो गेहूं 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया था, आटे को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया था, और बिस्किट को 60 रुपये में बेचा। क्या इस बिस्किट में गेहूं का मूल्य जुड़ा हुआ है? हाँ। क्या इस बिस्किट में आटे का मूल्य जुड़ा हुआ है? हाँ। यानी कि सबको पैसा मिल चुका है, यानी कि बिस्कुट लास्ट में तैयार हुआ है, और बाकी जो इधर बच गया ये सारे मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, और मध्यवर्ती वस्तुओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हम बार बार जोड़ने लगेंगे। यानी कि इस बिस्किट में भी गेहूं का मूल्य है, और फिर से अगर आटे का मूल्य 10 रुपये जोड़ेंगे तो फिर से मैंने गेहूं का मूल्य जोड़ दिया, और अगर मैं फिर से गेहूं को जोड़ता हूं तो फिर से एक बार गेहूं का मूल्य, यानी कि गेहूं एक ही बार उत्पाद हुआ और हम उसे 3 बार जोड़ लेंगे, जिससे हमारा जो
जोड़ है वो गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, और इसीलिए हम लोग केवल अंतिम वस्तु या अंतिम उत्पाद का ही योग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक और उदाहरण कमेंट कर देंगे। आइए अब जीडीपी पर गौर करते हैं। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। कहता है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक तीनों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है ना, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो भी होता है, अंतिम वस्तु याद रखिएगा, उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि कुल उत्पादन, एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ उस देश में, इस यह पता करने के लिए हम लोग तीनों क्षेत्रक को अंतिम वस्तुओं का योग कर लेते हैं, मूल्यों का योग, याद रखिएगा, वस्तु को नहीं जोड़ते बल्कि मूल्यों का योग करते हैं। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आप इसे परिभाषा के तौर पर याद भी कर सकते हैं अलग से लिख करके कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो ये वाली परिभाषा है कि तीनों क्षेत्रकों के, क्षेत्रक होगा, ठीक है ना, सिर्फ को के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यह दूसरी परिभाषा है। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद का जो कार्य है यह बहुत ही कठिन है, बहुत ही जटिल है, और इसीलिए ये जो है केंद्र सरकार करती है या फिर केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीनों क्षेत्रकों, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, तीनों को जोड़ा जाता है, तीनों के अंतिम उत्पाद को देखा जाता है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को समझने का कोशिश करते हैं। अब आइए हम लोग भारत के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं कि भारत में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की स्थिति क्या है। अगर यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इसी ग्राफ पर चर्चा करते हैं। गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ये वाला स्तंभ और इस वाले स्तंभ में बहुत ज्यादा अंतर है। यह वाला स्तंभ 1973 से 74 को दर्शाता है, जबकि यह वाला स्तंभ 2013 से 2014 के अंतराल को दर्शाता है। इस 1973 से 74 और 2014 तक आते थे बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है तीनों क्षेत्रकों में। लगभग 40 वर्षों में तीनों क्षेत्रकों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है, और सबसे अगर ज्यादा वृद्धि हुआ तो आप देख सकते हैं इस वाले क्षेत्रक में हुआ है, और यह वाला क्षेत्रक जो है तृतीय क्षेत्रक को दर्शाता है। यह वाला क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक को दर्शाता है और यह प्राथमिक क्षेत्रक को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वृद्धि तृतीय क्षेत्रक में हुआ है। तो आपको लगता होगा कि अगर तृतीय क्षेत्रक में ज्यादा वृद्धि हुआ तो पैसा भी तृतीय क्षेत्रक में ज्यादा होगा, उत्पादन भी तृतीय क्षेत्रक में ज्यादा होगा, और रोजगार भी तृतीय क्षेत्रक में ज्यादा होगा। लेकिन प्रश्न यह आता है कि तृतीय क्षेत्रक इतना ज्यादा कैसे बढ़ने लगा? तृतीय क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया कि बहुत तेजी से बढ़ने लगा था? तो आइए इसके कारण पर चर्चा करते हैं कि तृतीय क्षेत्रक इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि तृतीय क्षेत्रक देख सकते हैं कि तृतीय क्षेत्रक का अगर ये उत्पादन है, पहले सकल घरेलू उत्पाद में इतना योगदान था, अब तृतीय क्षेत्रक का उत्पादन बढ़ चुका है, अब यहाँ तक आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक तृतीय क्षेत्रक का योगदान है केवल सकल घरेलू उत्पाद में। तो उन कारणों पर चर्चा करते हैं जिनके कारण तृतीय क्षेत्रक में ज्यादा वृद्धि हुआ है। पहला कारण है किसी भी विकासशील देश के लिए कुछ आधारभूत सुविधाएं होती है, और ये सुविधाएं बहुत ही आवश्यक होते हैं, और चूंकि ये सभी सुविधाएं तृतीय क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है और इसीलिए तृतीय क्षेत्रक में भारी वृद्धि हुआ। जैसे किसी भी देश के लिए अस्पताल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, शैक्षणिक संस्थाएं जैसे प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह, डाक तार सेवाएं, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि, ये सारे आधारभूत सुविधाएं हैं। ये नहीं रहेगा तो जो आम जिंदगी है वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरेगा। क्योंकि ये काम, सभी जो काम है ज्यादातर सरकार करती है, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी करती है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश होता है, और चूंकि ये तृतीय क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है और इसीलिए तृतीय क्षेत्रक में भारी वृद्धि हुआ है।
अब एक बार कल्पना कल्पना करके देखिए कि अगर ये सारी वस्तुएं नहीं रहता, यहाँ पर जितनी भी हम जैसे में लिखे हैं, अगर नहीं रहता तो क्या होता? आप कल्पना कीजिएगा। तब तक आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा कारण पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में जितनी वृद्धि होगी, आप प्राथमिक क्षेत्रक में वृद्धि कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कृषि कीजिए। द्वितीय क्षेत्रक में वृद्धि कीजिए, ज्यादा से बड़ी बड़ी मशीनें लगाइए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कीजिए। अगर प्राथमिक क्षेत्रक में वृद्धि कीजिएगा, द्वितीय क्षेत्रक में वृद्धि कीजिएगा, तो तृतीय क्षेत्रक में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगा, अपने आप वृद्धि होगा, और उतनी ही वृद्धि होगा तृतीय क्षेत्रक में। क्योंकि अगर आप प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पादन को बढ़ाइएगा तो आपको परिवहन की जरूरत पड़ेगी। अगर पहले एक वाहन की जरूरत पड़ती थी, अब आपको 2 वाहन की जरूरत पड़ेगी, 3, 4, 5 जरूरतें बढ़ती चली जाएगी। अगर आप उद्योग को ज्यादा लगाइएगा, उत्पादन ज्यादा कीजिएगा, तो आपको फिर से कह सकते हैं यातायात सुविधाएं, व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा आपको, और भी जैसे कि व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, भंडार बढ़ाना पड़ेगा, संचार सुविधाएं बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारा किससे संबंध है? ये सारा तृतीय क्षेत्र से संबंध है। और इसीलिए जब इन सब चीज का वृद्धि होगा तो तृतीय क्षेत्रक में अपने आप ही वृद्धि होने लगेगी। अब आइए हम लोग तीसरे कारण पर चर्चा करते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में भारत के लोगों का आय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो पहले 10,000 रुपये पर मंथ कमाते थे, उसकी जो आय है अब लाखों में हो चुकी है, 1 लाख रुपये पर मंथ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर आय में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। अब अगर किसी की आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, तो लोग जो है ना अन्य सेवाएं चाहती है, कई और सेवाएं चाहती है। जैसे वो रेस्टोरेंट चाहते हैं, वो पर्यटन चाहते हैं, घूमने का स्थान चाहते हैं, शॉपिंग मॉल चाहते हैं, वो निजी अस्पताल चाहते हैं, निजी विद्यालय चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल चाहते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण चाहते हैं, बहुत सारी चीजों की डिमांड करने लगते हैं। और ये सारा किससे जुड़ा हुआ है? ये सारा चीज तृतीय क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है। और अगर तृतीय क्षेत्रक से जुड़ा हुआ है तो विस्तार किस में होगा? तृतीय क्षेत्रक में होगा। और इसीलिए चूंकि ये सारा चीज मांग है, आज के जमाने की मांग है, लोग इसकी जरूरतों को समझते हैं, और भारत में नए नए प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कह सकते हैं स्कूल खुल रहा है, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, नए नए पर्यटक स्थल खुल रहे हैं। और इन सब के बावजूद, इन सब के चलते क्या हो रहा है? तृतीय क्षेत्रक तेजी से वृद्धि कर रहा है। आगे आ जाइए, चौथा कारण। चौथा कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे समझ सकते हैं कि आज जो भी कुछ विगत कुछ दशकों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। पहले ये था और अब आपके कंप्यूटर आपके पॉकेट में आ चुका है। पहले दुनिया इस तरह थी, अब इस तरह से बन चुका है। यानी कि देख सकते हैं दुनिया बहुत तेजी से विकास हो चुका है। संचार में इतनी तेजी आ चुकी है कि जो वस्तु, देख सकते हैं कि जो वस्तु आपको पहले एक स्थान से दूसरे स्थान लाने में 100 दिन लग जाता था, कभी कभी 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लग जाता था, लगभग लगभग में ऐसे मान सकते हैं। अब वो कह सकते हैं मिनटों में ऑर्डर हो जाता है। आप अभी ऑर्डर करते हैं किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से, वो शाम तक डिलीवरी दे देता है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास हुआ। और संचार प्रौद्योगिकी किससे जुड़ा हुआ है? संचार प्रौद्योगिकी तृतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए तृतीय क्षेत्र में क्या हुआ? भारी वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र में किस प्रकार से वृद्धि हुआ, क्या कारण था, हमने आपको बताया। तो ये था भारत के प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक। हमने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक क्या होता है। फिर हमने आपको समझाया कि तीनों में ज्यादा बेहतर कौन है। और हमने देखा कि तृतीय क्षेत्रक बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका सकल घरेलू उत्पाद में भी योगदान बहुत ज्यादा है। जीडीपी में योगदान जितना ज्यादा होगा, देश का विकास उतना ही ज्यादा होगा, ये तो याद रखिएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग काम कहाँ कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिकांश लोग कहाँ पर नियोजित हैं। तो लोग कहाँ पर नियोजित है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर 2 चार्ट लगा हुआ है, एक यहाँ पर आलेख है, दूसरा आलेख यहाँ पर है, गौर कीजिएगा। इस वाले आलेख में, अगर इसका नाम 2 है, आलेख 2 में आप देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद को दिखाया गया है, जबकि आलेख 3 में रोजगार को दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि जीडीपी में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का बहुत ज्यादा घट गया। देख सकते हैं पहले इतना था, और अब यहाँ देख सकते हैं ये ब्लू वाला प्राथमिक क्षेत्र का बहुत ही कम हो चुका है। जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत ही तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आइए इस वाले आलेख में, इस वाले स्तंभ पर गौर कीजिए। पहले प्राथमिक क्षेत्रक रोजगार बहुत ज्यादा देता। देखिए, जीडीपी में योगदान भले ही कम था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग कहां पर काम कर रहे थे?
प्राथमिक क्षेत्रक में। अभी जीडीपी में योगदान तृतीय क्षेत्रक का बहुत ज्यादा है, लेकिन रोजगार में उतनी वृद्धि नहीं हुआ। देख सकते हो, उतना वृद्धि रोजगार में नहीं हुआ, उतना लोगों को ये काम नहीं दे रहा है, जबकि प्राथमिक क्षेत्रक उतने ही लोगों को काम दे रहा है। देखिए, द्वितीय क्षेत्रक तो ठीक बढ़ रहा है, जितना इनको बढ़ना चाहिए उतना बढ़ रहा है लगभग में, लेकिन मेन मुद्दा जो है प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को लेकर है। प्राथमिक क्षेत्रक में जो है इसकी भागीदारी जीडीपी में घट रही है। देख सकते हैं यहाँ तक आ चुका है, बहुत ही लो हो चुका है, लेकिन रोजगार अभी भी प्राथमिक क्षेत्रक में ज्यादा है, जबकि तृतीय क्षेत्रक में बहुत ज्यादा जीडीपी में योगदान है, लेकिन रोजगार में योगदान बहुत ही कम है। अब जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है उस पर गौर कीजिए, आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे। देखिए, पहले गौर कर लेते हैं, इस अवधि में 1973 से 2011-12 के अवधि में जो भी अंतराल है, 30, 40, 35 साल, जो भी साल है, इस साल में औद्योगिक क्षेत्रक में 3 गुना वृद्धि हुआ, रोजगार में भी लगभग 3 गुना वृद्धि हुआ। लेकिन अगर तृतीय क्षेत्रक की बात करें तो 14 गुना वृद्धि हुआ उत्पादन में, और जरा रोजगार पर गौर कीजिएगा, 5 गुना। देख सकते हैं, ये 3 गुना वृद्धि हुआ उत्पादन में, तो रोजगार में भी 3 गुना हुआ, लेकिन यहाँ पर उत्पादन 14 गुना हुआ, लेकिन रोजगार में कितना गुना वृद्धि हुआ? 5 गुना, बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पर दो प्रश्न आ रहा है, गौर कीजिएगा। सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ, फिर भी रोजगार में परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों? आइए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि रोजगार में वृद्धि क्यों नहीं हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर अगर जानते हैं तो हमें हमारे सामने एक ही मुद्दा आता है। इसका अर्थ यह है कि कृषि में जो है ना, आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए। समझ में आ रहा है ना? कृषि में जरूरत है, देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो दिख रहा है, यहाँ पर आपको 5 आदमी कार्य करते हुए दिख रहा होगा, और अगर हमको लग रहा है कि इस खेत में केवल 3 आदमी की जरूरत है, यानी कि 2 आदमी इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है, 2 आदमी को इस खेत से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अगर 5 आदमी मिलकर इस खेत में 100 केजी गेहूं जो चावल का उत्पादन करता है या धान का उत्पादन करता है, तो अगर 2 आदमी हटा भी देंगे और 3 आदमी रहेगा तो भी 100 केजी का उत्पादन होगा। इसको कहते हैं उत्पादन प्रभावित नहीं होना। कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, जबकि सकल घरेलू में योगदान इसका केवल 1/4 है। इसके विपरीत द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 4/5 हिस्सा है। देखिए यहाँ पर 1/4 है, 1/4, और यहाँ पर 4/5 है। अब आप गणित का स्टूडेंट, आपको पहले से ही पता होगा इसमें से बड़ा कौन है। तो इस प्रकार से आइए, इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ, यानी कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में ज्यादा रोजगार आया ही नहीं है। यानी हमारे मन में एक ही जो बात आता है, यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, कृषि क्षेत्रकों के श्रमिक में अल्प बेरोजगारी है। बेरोजगारी का अलग अलग प्रकार होता है, इसके विषय में आप 9वीं कक्षा में जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो हमें कमेंट करें, हम आपको बेरोजगारी के अलग से समझा देंगे। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी है? अल्प बेरोजगारी है। तो यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेशन निकला कि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए। नहीं समझ में आया? आइए उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। एक छोटा सा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। यानी कि अगर इस खेत पर सिंचाई होती है तो वर्षा होती है तो सिंचाई होता है, और अगर वर्षा नहीं होती तो सिंचाई नहीं होता है। ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है कौन? लक्ष्मी। उसके परिवार में 5 सदस्य हैं और उस भूमि में वर्ष भर काम करते हैं, यानी कि 5 सदस्य साल भर उसी खेत में काम करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार से 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। समझ में आया ना? 5 सदस्य है और 5 एक ही खेत में काम करता है। लेकिन अब एक भूस्वामी आता है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उसका नाम है सुखराम या सुखाराम, जो भी हो सकता है। वो क्या करता है? लक्ष्मी के परिवार से 2 आदमी को ले जाता है। अब बचे कितने? अब बचे 3। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी द्वारा कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बाहर गए हैं दूसरे के खेत में काम करने के लिए, तो इसे कुछ मजदूरी मिलेगा, तो ये मजदूरी भी मिल जाता है। ठीक है, मजदूरी। और ये
3 आदमी ही इस खेत में उतना ही उत्पादन करता है। यानी कि ये 2 आदमी इसके खेत में, लक्ष्मी के खेत में एक्स्ट्रा लगा हुआ था, जिसे हटा दिया गया, कहीं और काम दे दिया गया, तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ और अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो गया, यानी कि अलग से पैसे भी प्राप्त हो गए। तो ये इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र से हटाए उन्हीं, यानी कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और काम दे दे, रोजगार उपलब्ध करा दे, जैसे कि द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, तो भी कृषि के उत्पादन में बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कृषि का उत्पादन उतना ही रहेगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और देश के जीडीपी में भी ग्रो हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि ज्यादा से ज्यादा काम कैसे लाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कृषि में अधिक लोग लगे हुए हैं जान करके, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए वो कृषि का कार्य कर रहा है। अगर उनके पास दूसरा काम रहता तो वो दूसरे काम के लिए चले जाते हैं। तो यही प्रश्न यहाँ है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे करें, यानी कि अधिक से अधिक रोजगार को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ताकि कृषि क्षेत्र में जो अधिक लोग लगे हुए हैं उनको कहीं और काम दिया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में व्यय करके। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में पैसा लगा दीजिए, जैसे कि भूमि की सिंचाई हेतु कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है, जैसे कि कुएं का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि आजकल कह सकते हैं हैंडपंप लगवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में व्यय करेंगे तो जो व्यक्ति साल के वर्षा में निर्भर होता है, यानी कि केवल वर्षा पर निर्भर रहता है, वो सिंचाई करके अन्य मौसम में भी खेती कर सकता है या सब्जियों का उत्पादन कर सकता है, जिससे में जो जरूरत होगी। अगर सरकार जो है परिवहन, व्यापार और फसलों के भंडारण जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएगी, जैसे कि सड़कों में, गांव में क्या होता है, ग्रामीण इलाकों में सड़क अभी भी नहीं है, जिसके चलते वहां पर गाड़ियां नहीं जानी चाहती है, जिसके चलते वहां का जो ग्रामीण लोग है अलग दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर परिवहन सही हो जाएगा, व्यापार का साधन सही हो जाएगा और फसल भंडारण, ताकि फसल को उत्पादन करके रखा जा सके, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कर देगी, ग्रामीण की सड़कों का निर्माण कर देंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है काम बढ़ सकता है और जो अल्प बेरोजगारी है वह खत्म हो सकती है। दूसरा जो तरीका है तृतीय क्षेत्र में व्यय करके। तृतीय क्षेत्रक में जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, तृतीय क्षेत्रक में बहुत ज्यादा काम है तो रोजगार भी बहुत ज्यादा होगा। तो सरकार क्या कर सकती है, पर्यटक अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नए नए सेवाओं का उपयोग कर सकता है और उसमें लोगों को काम दे सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करके, जैसा कि हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर की स्वास्थ्य स्थिति खराब है। भारत में भी स्वास्थ्य स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा तो इसके लिए हमें अस्पताल बनाने पड़ेंगे। अगर अस्पताल बनाएंगे तो डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, नर्सों का जरूरत पड़ेगा और भी विभिन्न प्रकार के जो है वहां पर काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं काम जो है वो बढ़ता चला जाएगा, लोगों को रोजगार मिलता चला जाएगा। अगर शिक्षा क्षेत्र में सुधार किया जाए, जैसा कि हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसका कारण है कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूल है ही नहीं। अगर वहां पर स्कूल खोल दिया जाए या फिर उन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाए तो उनके लिए शिक्षक की जरूरत पड़ेगी और सारे जो कर्मचारी की जरूरत पड़ेगा। तो इन सब के लिए लगभग बहुत सारे रोजगार का सृजन किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अभी भी भारत में 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है केवल शिक्षा क्षेत्र में सुधार करके। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो जिस पर हम लोग निवेश कर सकते हैं, सरकार को निवेश करना चाहिए ताकि रोजगार का सृजन हो सके। केंद्र सरकार अभी भी भारत में जो है भारत के लगभग 625 जिलों में काम अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। लोगों को काम का अधिकार देने के लिए कानून बनाया है और इसके तहत इसे जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। समझ में आ रहा? गौर कीजिएगा, सरकार ने एक नया काम किया जिसमें 625 जिलों को काम का अधिकार देगा, यानी कि आपको काम मिलेगा अगर आप बेरोजगार हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। चूंकि इसे 2005 में लागू किया था इसलिए 2005 कहते हैं। आसान है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, तो आपको उत्तर देना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है,
सक्षम है, काम करने में सक्षम, वो काम कर सकते हैं। और जिन्हें काम की जरूरत भी है, काम करने का सक्षम है, काम करने का जरूरत है। देखिए, एक होता है काम करने का सक्षम होता है लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। तो काम करने में सक्षम भी है और काम की जरूरत भी है, को सरकार क्या करेगी, सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में यानी कि साल भर में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। एक साल में 365 दिन या 366 दिन होता है, उसमें से सरकार आपको 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी देती है। अगर यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, यानी कि आपको सरकार किसी भी तरह का काम अगर नहीं दे पाती है, तो आपको जो है वह रोजगार रोजगारी भत्ता देगी। यानी कि आपको, आप काम नहीं भी कीजिएगा, इस 100 दिन में जितने दिन बैठिएगा उतना दिन आपको पैसा देगा बिठा करके। अधिनियम के तहत उस तरह के कामों की वरीयता दी गई जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ने में मदद मिलेगी, वैसे ही कामों को प्रोत्साहन देता है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि सरकार इस क्षेत्रों में काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है लोगों की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, जिसमें से एक हम आपको बता दिए। तो यह था प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। अब आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के विषय में। इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग दो कहानी पढ़ेंगे, ये एक प्रकार का उदाहरण है। एक महिला है जिसका नाम है कांता, ये एक कार्यालय में काम करती है और ये कार्यालय जाती है 9:30 पर, यानी 9:30 बजे, और आती कब है, ये आती है 5:30 पर शाम को। नियमित रूप से काम करती है, प्रत्येक महीना के अंत में ये पैसे भी पाती है, अगर महीना खत्म होता है और इन्हें पैसा मिल जाता है। वेतन के अतिरिक्त सरकार के नियमित तथा भविष्य निधि भी प्राप्त करती है, इनको भविष्य निधि भी मिलता है, रविवार को छुट्टी भी मिलता है और सवेतन अवकाश होता है, यानी कि जब इसको छुट्टी, जब इन्हें छुट्टी मिलती है तो पैसे भी मिलते हैं, अगर रविवार को छुट्टी मिलता है तो पैसे भी दिया जाता है। और जब ये काम पर गए थे तो इन्होंने एक, कह सकते हैं, नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधित नियम कानून का उल्लेख था और इन्होंने इसे फिल किया था। एक दूसरी कहानी की बात करते हैं, कमल का कहानी बात करते हैं। कमल जो है वह कांता का पड़ोसी है और वह नजदीक के किराना दुकान में काम करता है। ये कितने बजे दुकान जाता है, ये दुकान जाता है 7:30 पर, यानी 7:30 बजे, यानी कि कांता से पहले जाता है, 2 घंटा पहले। और ये वापस कब आते हैं, ये वापस आते हैं 8 बजे, पक्का पक्की 8 बजे ये वापस आ जाते हैं, यानी कि ये कांता से 1.5 घंटा बाद में घर आते हैं। उसे मजदूरी के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलता है, काम के अलावा कोई पैसा नहीं मिलेगा, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। जिस दिन वो काम पर नहीं आते हैं, अगर रविवार को छुट्टी लेता है कमल, तो इसे उस दिन के पैसे नहीं मिलते हैं। और ये किसी भी प्रकार का पत्र भर के नहीं गया था, किसी भी प्रकार का नौकरी संबंधी नियम शर्तों पर वह सिग्नेचर करके काम पर नहीं लगा था। अब जब इसके मालिक की जरूरत होगी इसे लगा सकता है, जब इसको लगेगा कि ये कमल जो है काम नहीं कर पा रहा है तो इसे यह नौकरी से हटा भी सकता है। तो ये दो कहानी पढ़े हम लोग, एक कांता की और दूसरा कमल का। इस दोनों कहानी से हमें पता चलता है कि लोग नियोजित जब होते हैं, यानी कि काम होता है, तो लोगों के नियोजन के आधार पर हम लोग दो क्षेत्रक बांट सकते हैं। पहला है संगठित और दूसरा है असंगठित। और आइए इसी पर अब हम लोग विचार करते हैं, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक क्या होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में हम इसका आपको अंतर बता देंगे, सामान्य शब्दों में, ऐसे ही आप परीक्षाओं में भी लिख सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में यह प्रश्न आता है संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में क्या अंतर है, तो संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत है, जबकि असंगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है। संगठित क्षेत्रक में सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है, जैसे कि कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम। ये कुछ अधिनियम है, ये कुछ कानून है जिसका पालन करना पड़ता है। अगर इनका पालन नहीं होता है तो इनके खिलाफ याचिका भी दायर की जा सकती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, परंतु इनका अनुपालन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है, अनुपालन होता ही नहीं है। संगठित क्षेत्र में जो भी रोजगार होता है सुरक्षित है, जो भी काम है इसमें रोजगार सुरक्षित नहीं है, यानी कि श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया भी जा सकता है जब मालिक की जरूरत होगी। रोजगार नियमित होता है, यानी कि आपको रोज काम मिल जाएगा,
यह रोजगार नियमित नहीं होता है, कभी काम मिल भी सकता है, किसी दिन काम नहीं भी मिल सकता है। रोजगार की अवधि भी नियमित होती है, यानी कि अगर आप 9:30 पर गए हैं तो 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन इसमें रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है, किसी दिन आपको 7 बजे जाना पड़ सकता है। अगर जरूरत पड़ा दुकानदार को तो वो आपको 6 बजे भी बुला सकते हैं। और अगर आपकी 8 बजे छुट्टी है तो कभी कभी 9 बजे भी छुट्टी हो सकती है। ये रोजगार की अवधि है जो नियमित, इसमें नियमित होती है संगठित क्षेत्र में, जबकि असंगठित क्षेत्र में नियमित नहीं होती है। यहाँ अतिरिक्त समय काम करने पर अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो उसके लिए आपको अधिक पैसा मिलेगा। सवेतन छुट्टी यानी कि वेतन भी मिलेगा और अगर छुट्टी भी मिल जाएगी, अवकाश भी मिलेगा। कभी कभी आपको छुट्टी मिलेगी, जैसे दुर्गा पूजा, दीपावली या अन्य किसी कारणवश छुट्टी मिलती है तो वो छुट्टी मिलेगी। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो बीमारी के कारण भी आपको छुट्टी मिलेगी। और सरकार, अगर आप ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो इसमें सरकार आपके इलाज के लिए भी पैसे खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अतिरिक्त अतिरिक्त काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी, कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप अब्सेंट करते हैं, छुट्टी करते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बीमार पड़ते हैं उसके कारण छुट्टी करते हैं तो भी पैसे नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आपको पैसा नहीं मिलता है। तो ये था संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, बिल्कुल आसान शब्दों में। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रश्न आ जाता है कि असंगठित क्षेत्रकों के श्रमिकों का संरक्षण होना चाहिए, यानी इसका बचाव होना चाहिए, क्योंकि असंगठित क्षेत्रकों के श्रमिकों के साथ गलत हो रहा है। तो आज सरकार विभिन्न तरह के कानून बना चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका अनुपालन नहीं होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर कोई भी आपको दिखे कि असंगठित क्षेत्रकों में काम कर रहा है और अगर आपको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, और अगर उनका कंपेयर संगठित क्षेत्र की तुलना में बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। देखिए, इसमें ऐसा बात नहीं है कि सारी बातें संगठित क्षेत्र की नियम ना कानून लागू होगी, यानी कि सरकार जो जिस प्रकार से काम देता है वो उस तरह का सारा नियम कानून लागू होगा। लेकिन कुछ नियम कानून लागू होना चाहिए, जैसे नियमित रोजगार। अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसे रोजाना काम मिलना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश उसे छुट्टी लेनी पड़ती है रविवार को, या फिर बीमारी के कारण अगर उसे छुट्टी लेना पड़ता है, तो उस समय उनका भुगतान होना चाहिए। और अगर कह सकते हैं वह किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो उसके लिए भी भुगतान होना चाहिए। तो ये सारा चीज नियम कानून बनना चाहिए और उनका अनुपालन होना चाहिए, तभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसका अनुपालन करने पर असंगठित क्षेत्रों का श्रमिकों का संरक्षण हो सकता है। अब आइए हम लोग स्वामित्व के आधार पर वर्णन करें और पढ़ें स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर दो तरह का क्षेत्रक होता है, सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा होता है निजी क्षेत्रक। क्षेत्रक होगा, ठीक है, आकर नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्रक क्या होता है? वे क्षेत्रक जिसकी परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व है, यानी कि जो सरकार चलाती है और सरकार ही सेवाएं उपलब्ध कराती है, वो क्या कहलाती है? सार्वजनिक क्षेत्र कहलाती है। जैसे कि रेलवे, डाकघर किसका है? सरकार का है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ये वाला पॉइंट इसमें होता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र होता है केवल लाभ नहीं कमाते हैं, बल्कि निजी क्षेत्र केवल लाभ कमाते हैं। तो ये वाली पॉइंट माफ कीजिएगा, गलत हो चुका है। ये वाला पॉइंट है जो वह सार्वजनिक क्षेत्र से रिलेटेड है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें सार्वजनिक क्षेत्र लिखा हुआ है। ये वाला निजी क्षेत्र से है। तो एक बार फिर से मिटा करके मैं आपको समझा दूंगा। निजी क्षेत्र वैसे परिसंपत्तियों जिसका स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है, उसे निजी क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारा किसका है? एक आदमी के हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं है। तो ये क्या कहलाते हैं? निजी क्षेत्र कहलाते हैं। निजी क्षेत्र का जो ध्येय होता है, यानी कि उसका जो उद्देश्य होता है, केवल लाभ अर्जित करना होता है। किसी का आटा हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है, केवल वो लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो केवल लाभ कमाना नहीं चाहते। इस अध्याय में आपको केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर गौर करना है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र सरकार ध्यान देती है, तो उस पर क्या क्या चीजें होना चाहिए उस पर गौर कीजिए। देखिए, कई ऐसी चीजें होती है जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं होती है। उन्हें निजी क्षेत्रक नहीं लगा सकती है, या फिर निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, इसीलिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत होती है। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि निजी क्षेत्रक क्यों नहीं लगा पाते हैं? इसका कारण है क्योंकि इनमें से कुछ चीजों का
बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होती, जैसे सड़कों का निर्माण करवाना, पुलों का निर्माण करवाना, रेलवे का निर्माण करवाना, पत्तनों बिजली, पत्तनों मतलब हवाई अड्डों, बिजली आदि का निर्माण करवाना, बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ये सारा अगर कोई निजी क्षेत्र को उपलब्ध करवाएगा तो इसके बदले में आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले लेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे तो एक आम जिंदगी तबाह हो जाएगी। और इसीलिए ये सारे काम निजी क्षेत्र के हाथ में नहीं होकर के किसके हाथ में होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का होता है। और ऐसे काम जो होते हैं सरकार खुद इस पर इन्वेस्ट करता है, खुद सरकार इस पर व्यय करती है। तो ये था प्राथमिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। अब आइए कुछ और बातों पर गौर करते हैं। कुछ गतिविधियां ऐसे हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि उत्पादन, मूल्यों पर बिजली की बिक्री। यानी कि देखिए निजी क्षेत्र बिजली तो ले लेती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे छोटी छोटी इकाइयां हैं जिसको उत्पादन मूल्यों पर बिजली चाहिए। यानी कि जितना उत्पादन होता है, अगर आप किसी चीज का उत्पादन 5 रुपए में करते हैं तो क्या उसे 5 रुपए में बेचेगा? नहीं, आप बोलिएगा नहीं मैं 10 रुपए में बेचूंगा, 8 रुपए में बेचूंगा, आप ज्यादा लेने चाहिएगा। लेकिन सरकार ये उपलब्ध कराती है, उत्पादन मूल्यों पर बिजली उत्पादन कराती है, ताकि आर्थिक गतिविधियां जो है उसका विकास हो सके। और अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर होती है, और इस पर व्यय करना किसका अनिवार्यता है? सरकार पर। जैसे कि कुछ ऐसे काम है, स्वास्थ्य सुविधाएं, इस पर निजी कंपनियां व्यय नहीं करती है, ये सरकार की जिम्मेदारी के वो व्यय करें। शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह भी सरकार का उपलब्धि हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी चीजें हैं जो निजी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करा सकती है, और इसीलिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है, और हमने विभिन्न तरह के क्षेत्रकों का वर्गीकरण पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आप में बहुत धैर्यता है। और आप अगर नए चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी बहुत तरह के वीडियो है। हिस्ट्री का फुल चैप्टर आपको, यानी कि पूरा वीडियो डाल चुका है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाकी के पहले चैप्टर आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर मैथ्स यानी गणित और विज्ञान की भी पढ़ाई होती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए तरफ से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।